पिछले साल रिकॉर्ड मार्च दर्ज किया गया था, यानी तापमान के हिसाब से पिछले 100 साल, 125 साल का सबसे गर्म मार्च रिकॉर्ड किया गया था। और इस साल फरवरी में जगह जगह अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली 9 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। चूरू का तापमान कुछ दिन पहले ही 40 डिग्री पहुंच गया था, 40 डिग्री को पार कर गया था। शिमला जैसे शहर में जहां पर्यटन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वो खेती किसानी से जुड़ा राज्य भी है, तो वहां 11% अब नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया। और 14 डिग्री का जो पुराना रिकॉर्ड था 14.2 का, वो भी टूट गया। तो लगातार जगह जगह रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गर्मी पिछली बार मार्च में रिकॉर्ड हुई। अप्रैल के महीने में पिछली बार जो तापमान था देश में, 70% हिस्से ऐसे थे जहां अप्रैल का महीना खत्म होने से पहले वो हीट वेव की जद में थे। तो हमारा सवाल है कि क्या यहां पर जो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है, इस मौसम का असर दिख रहा है, न केवल हीट वेव बल्कि जो बेमौसमी बारिश और कम बारिश या ज्यादा बारिश का असर, उसके शिकार क्या किसान होने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज सहयोगी पत्रकार जो हैं और लंबे समय से किसानी पर, खेती पर नजर रख रहे हैं, पर्यावरण के नजरिए से उसे कवर कर रहे हैं, और खुद एक उन्होंने न्यूज पोर्टली शुरू किया है, जो बेहतरीन एक जगह है जहां हर जाकर हर व्यक्ति को उसे देखना और समझना चाहिए कि कैसे भारत की कृषि पर असर पड़ रहा है बदलते मौसम का। और दूसरे पहलुओं को भी मेरे साथ हैं अरविंद शुक्ला। अरविंद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने क्या देखा है पिछले 3 साल से। तो कम से कम आप नॉन स्टॉप ट्रेवल कर रहे हैं, असम से लेकर महाराष्ट्र और ऊपर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों तक मैंने आपको जाते हुए देखा। आपकी रिपोर्ट्स देखी, आपके ट्वीट्स देखे। हम आपका ट्विटर हैंडल अभी स्क्रीन पर दे रहे हैं, लोग फॉलो करें आपको भी और आपके न्यूज पोर्टल को, न्यूज पोर्टली को भी। हम दोनों के ट्विटर हैंडल स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप बताएं कि क्या किसानों ने कहा है आपसे और आप साक्षात क्या देख पाए। शुक्रिया सर। मैं अगर एक शब्द में ये कहूँ कि जो किसान है हमारा, वो क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला विक्टिम है। वो सबसे पहला वो शिकार है इन मौसमी बदलावों का। पिछले साल का आंकड़ा आपने देखा, जो आपने बताया कि जो क्या क्या हुआ कई जगहों पे गया। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय की हमारी जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। अ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में गेहूं बड़े पैमाने पे होता है। और पिछले साल हमने देखा था कि 8 से लेके 25% ज्यादा तक का जो गेहूं पे तब मार पड़ी थी, जब जैसा कि आपने बताया कि उस समय जो तापमान जो है मार्च और अप्रैल में जब इस तरह का हुआ था। अभी तो फरवरी है। अभी से जब तापमान इस तरह बढ़ने लगा है। और दूसरी बात ये देखें कि अ, ये जो समय है यही गेहूं में इनके दानों के बनने का है। ज्यादातर तो गेहूं ऐसा है जिसमें बालियां आना शुरू हुई है, इनका इनका प्रजनन का काल इधर पहले शुरू हुआ है। और उसी समय जो है टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है इस समय। तो हल्की नमी मतलब रहे, खेतों में नमी रहे, टेम्परेचर में नमी रहे, मॉइस्चर रहे, तो जाके उनको पनपने का अच्छा मौका मिलेगा। दाने बनेंगे तो फिर उत्पादन होगा। तो अब इसी समय आ गया है। तो इस समय तो इतनी गर्मी चल रही है यहाँ पे कि आप कई लोग एसी चलने लगे हैं। मतलब अगर मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ से मैं बात करूँ, तो जगह जगह पे एसी चलने लगे हैं, लोग पंखे चलाने लगे हैं। कि इसका सीधा असर पड़ने वाला है गेहूं के फसल पे। उस फसल पे सरसों तो कटने वाली है, जो पूरा मतलब पिछैती सरसों जो है उस पर असर पड़ेगा। कुछ सब्जियों पे असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गेहूं पे। गेहूं पे असर पड़ने का मतलब है हमारी फूड सिक्योरिटी पे असर आने वाला है। तो ये इधर उत्तर भारत के जो वो हैं उनका असर है। अब मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाता हूँ तो अभी आप हमारा गन्ने की हार्वेस्टिंग चल रही है। हमने स्टोरी भी अलग अलग की। यूपी से लेके महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक तक में अगर हमने जो किसानों से बात की, मैं तो खुद भी बहुत जगह जिनमें गया हूँ। वहां पे जब मैं गया था सितंबर अगस्त सितंबर में, उस समय किसानों का अनुमान था कि विभिन्न कारणों से, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, इनके चलते 10 से 15% तक का उनको नुकसान होने वाला है। लेकिन अभी जो है जब अब आ रहा है तो किसान कह रहा है ये आंकड़ा फिर 10 से मतलब 25% तक पहुंच सकता है। कई जगहों पे ये हो जाएगा। जब कि मतलब ये अभी बाद के जो महीने रहे हैं अक्टूबर के बाद में, इनमें कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। ये पहले जो हैवी रेन हुई थी उनका असर है। तो अलग अलग चीजों में हम देखते हैं फसलों में, जिस फसल को उठा के देखेंगे, जिस इलाके की बात करेंगे, वहां पे आपको कोई ना कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाकया मिलेगा। चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे वो सूखा कह रहा हो, चाहे फिर अभी वो ज्यादा सर्दी हुई हो, या फिर अभी देखिए गर्मी की बात करें। अब मैं अगर उत्तर प्रदेश और इस बात करूं
उत्तर भारत की बात करूँ तो जो जो तीन चार और प्रमुख राज्य हैं जो धान उगाते हैं, हमारी मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना, उनकी बात करें तो आप देखेंगे जब हमारा धान कटने वाला, पहले तो हमारे अगर इन तीनों ही राज्यों में देखें तो यहाँ पे सूखे जैसी स्थिति थी। यूपी तो बड़े पैमाने पे सूखे में आगे चपेट में आ गया था, हमने तो डिक्लेयर तक कर दिया यहाँ पे हो गया। और उसके बाद में जब किसी तरीके से डीजल पंपिंग सेट किसी तरीके से बिजली लगा ला किसानों ने पैदा की, तो सितंबर अक्टूबर की बारिश ने हमको नुकसान कर दिया। कितने बड़े पैमाने पे नुकसान, हमें आंकड़ा ठीक से उसका याद नहीं, लेकिन एक कम से कम 45 जिले ऐसे रहे होंगे जहाँ पे उसका असर पड़ा। वो भी इसी का असर है। तो पहले उनकी धान की फसल गई, अगर हम दो मुख्य फसलें मान ले तो पहले धान गई, और उसके बाद में क्या कहते हैं गेहूं अभी उस पर संकट है। इस बीच में इन बिटवीन अगर हम बात करें तो जो केला लगाते हैं, जो कुछ और फसलें हैं, तो उनमें जो आंधी आई थी वो उनको नुकसान करके गई। तो मुझे बहुत अच्छी कोई फसल नजर नहीं आती, सिवाय एक, अगर कोई नहीं पूछे, कोई लड़ने लगे मुझसे कि नहीं आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीजें गिना रहे हो, तो मुझे सिर्फ एकमात्र फसल जो है इस समय की वो थोड़ी सी राहत में नजर आई, वो थी पोटैटो यानी आलू की जो फसल थी। अक्टूबर की बारिश में जरूर थोड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पिछड़ गई थी, या कई जगह जो अगेती बुआई थी, जो अर्ली क्रॉप थी वो खराब हुई थी, लेकिन बाद में मौसम में कोई ज्यादा असर नहीं आया, तो उसका उत्पादन अच्छा है। लेकिन बाकी सारी फसलों पे हर जगह पे देखेंगे तो वहां पे मौसम की विकट मार है किसानों की, और उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी आजीविका है, जो उनके कर्ज हैं, ये सब चीजें आगे चल के इन पे ज्यादा बड़े असर आपको नजर आएंगे। तो आपने आलू की बात की, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन आलू में भी तो किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है। मतलब उसने आलू उगाया, उसकी फसल भी ठीक हो गई, तो वो क्या दिक्कत है? अगर संक्षेप में बता सकें तो आलू अगर पैदा होने के बाद भी किसान परेशान क्यों है? तो हर साल क्या होता था कि सर पिछले साल आलू का रेट अच्छा था, इसके दो तीन अलग अलग कारणों में से एक अच्छा था कि पिछले साल आलू का रेट अच्छा था, क्योंकि उससे पहले मौसम की मार पड़ी थी तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, जो बचा था उसका रेट अच्छा मिला। तो किसान क्या होता है कि महंगी फसल का पीछा करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा रकबा 10 से 15% उसके चक्कर में ज्यादा होगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या रहा, जो बड़ा कारण ये रहा है कि अक्टूबर के बाद से कोई, खासकर इधर उत्तर भारत में, कोई ऐसी मौसमी बड़ी घटना नहीं हुई। जैसे कई बार बारिश होती थी तो फसलें खराब हो जाती थी, तैयार आलू सड़ जाता था, वो इस बार नहीं हुआ। उसका असर ये रहा है कि 10 से लेकर 25% तक आलू का प्रोडक्शन जो है, पैदावार अच्छी हुई है, आलू की क्वालिटी अच्छी है। ये एक वजह रही कि मार्केट में ज्यादा वो है, तो उनको रेट नहीं मिल पा रहा। समस्या रही किसान साथ में ये भी है सर कि हम तो चाहते हैं ना, भारत तो पूरा कोशिश लगाए पड़ा कि हमको नंबर एक बनना है, नंबर एक बनना है। उसको तो हम बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड उत्पादन किया खाद्यान्न। लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट कितना है, जो हमारी कोल्ड चेन है, जो कोल्ड स्टोरेज है, उनके साथ संकट है कि वो किसानों का, अगर मैं यूपी के 10-12 जिलों की बात करूं जहां तक अभी मेरी नजर गई है, हम उन्हीं की बात करें तो आलू 3 से 4 रुपए किलो बिक्री हो रहा है। और जो किसान की लागत है कम से कम 5 से 5.5 रुपए है उसकी 10 किलो की लागत। और वो अपना स्टोर में पूरा आलू नहीं रख पाएगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं हो, पहले से टोकन पद्धति चल रही है। तो यानी कि किसानों का मौसम से किसी तरह बचा तो यहाँ पे उनको नुकसान होने वाला है। तो मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं कि किसानों को क्या पता है कि जो उनके साथ हो रहा है? पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन, क्या ये हम कह रहे हैं या आपने भी पिछले करीब 10-15 सालों में आप देख रहे हैं कि ज्यादा संकट आ रहा है किसानों पर? नंबर वन, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए संक्षेप में। और उसके बाद, क्या किसानों को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है? क्या अधिकारियों को पता है कि हमें क्या करना है? क्या इस तरह का आप कुछ हलचल या समझ देख रहे हैं ग्राउंड पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मुझे कचोटता भी है ये कि हमने क्या देखा और लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तो मुझे सर ऐसा लग रहा है कि 10-12 साल से आप लोग लंबा समय करते हुए, हम तो जो खेती करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से मुझे ये लग रहा था कि खेती में सबसे अधिक जो नुकसान हो रहा है किसानों को, किन्हीं कारणों से हो। वो इन्हीं जो ये खासकर एक्सट्रीम वेदर इवेंट के चलते, कभी बारिश आ रही ज्यादा, कभी समय पे नहीं आ रही, कभी अतिवृष्टि हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही, कहीं पे हेलस्टोर्म आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रही है। ये सब जो घटनाएं थी ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप किसी भी रीजन में, मतलब 15-16 राज्य तो मैं जा चुका हूँ, वहां पे वो किसान कहते हैं मेरे लिए इसके चक्कर में संकट हो रहा है। तो उनको पहले लगा था कि ये ऐसे ही है, मतलब उन्होंने इसको सिर्फ मौसमी बदलाव के तौर पे लिया कि चलो 2-3 साल में ऐसा होता है, हम उस तरह करेंगे। लेकिन जब वो ज्यादा हुए ना, तो उनको लगा कि नहीं, ये वो साधारण सी बात नहीं, अब हमारे साथ कुछ हुआ है। तो पहले सिर्फ वो कह रहे हाँ, हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, उधर जाइए तेलंगाना, तो बोलते हैं हवामान थोड़ा सा बदल गया है। यूपी में कुछ नहीं, अरे दया है, भगवान है, वो थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। अभी उनको 2-3-4 सालों में ज्यादा लगने लगा, और बल्कि उनको लगा कि नहीं, मौसम कुछ ज्यादा बदल गया है, कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा हो गया है, जो मौसम है वो कहते थे अनुमान लगाते थे, वो अनुमान से परे हो गया। उनको लगता है वो उसकी नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब ये रही किसान तो समझ के कुछ हो रहा है उसमें,
अभी शायद इस साल समझा होगा 2 सालों में कि हाँ ये जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या है। लेकिन किसान का तो अपना काम है, वो नहीं समझे चलेगा, मुझे उससे शिकायत नहीं। लेकिन अब आप देखें कि जो अपने जो अधिकारी हैं, जो सरकारी तंत्र है, उनका क्या, अब ये पिछले 2-3 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा शोर होने लगा है। क्लाइमेट इंटेलिजेंस फसलों की बात कर रही है, वैसे वैरायटीज को लेके ज्यादा बात हो रही है, उन जलवायु सम्मेलन होने लगे। लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने में बहुत समय लग गया। इसको अब किसान अगर जागेगा, आप बीज बनाओगे या बनाए होंगे तो किसानों बीज लेके जाओगे, इसमें 2-4-5 साल और निकल जाएंगे, तब तक किसान के हाथ बिल्कुल खाली हो चुके होंगे। तो मैं खेती के नजरिए से मैं कहूँ, किसान आम किसानों के नजरिए से कहूँ, मैं स्मार्ट फार्मर या फिर कॉर्पोरेट फार्मर की बात नहीं करता था, लेकिन नथुलाल मड़ई, गेंदालाल, जो अरविंद शुक्ला जैसे जो किसान और जिनके परिवार वाले हैं, उनके लिए ये है कि उनको अभी ये नहीं पता कि इससे हम निपटेंगे कैसे। वो 10-15-20 दिन उन्होंने फसलों को आगे पीछे किया, वो फसल बदल के देख रहे हैं, लेकिन उनको इसका अभी हल नजर नहीं आया है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, वो क्रॉप कवर लेके आए, वो पॉली हाउस लेकर के आए, कुछ चीज जो भी अपने जद में था वो कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो निदान नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं, जो मशीनरी है, उसने बहुत देर से तो संज्ञान लिया कि अरे ये तो खेतों में भी आ गया। बस आज उससे पहले वो फैक्ट्री और कार्बन इमिशन और इन सब पे थे कि हम इसको सोलर प्लांट लगा के कर लेंगे। अभी उनको लगा कि वो सबसे बड़ा जो विक्टिम, वो किसान, खेती, और उन पे असर आ गया, और इसको जागने में, उनको समझने में बड़ी देर हुई है। तो मैं आपको आखिर में कहना चाहता हूं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, वो ये कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आज मैंने पढ़ा सीमा सचदेव का, जिसमें इस तरह की बात कही गई है। उसकी हेडलाइन है, और उसमें जो अंजल प्रकाश आईपीसीसी के ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि अब अनयूजुअल वेदर एक न्यू नॉर्मल है। यानी अब जो अरविंद बता रहे हैं, अरविंद न केवल एक पत्रकार हैं बल्कि एक किसान भी हैं, अरविंद जो कह रहे हैं कि एक असामान्य मौसम अब एक सामान्य बात हो गई है। नंबर वन। नंबर टू, हमने 2 वीडियो किए थे पिछले साल, और अरविंद ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी बहुत अच्छी। हमने जो 2 वीडियो किए थे, उसमें पहला वीडियो ये था कि किस तरह से अब जो पिछले साल हीट वेव हुई है, उसकी जो प्रायिकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो अब 30 गुना ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा वीडियो ये था कि किस तरह से जो बातें अरविंद बता रहे थे कि किसानों की फसल खराब हुई और ज्यादा खराब हो सकती है। और तीसरा जो अरविंद की डॉक्यूमेंट्री है, वो पूरे किसानों के ऊपर थी। और अरविंद के चैनल का जो यूट्यूब चैनल है, न्यूज पोर्टली है, इसका हम लिंक, सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। कोशिश कीजिए, पढ़िए, लोगों को शेयर कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठ के जिस तरह से अभी वो बैठे हुए हैं कि उस तरह से काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना जैसे किसान बहा रहे हैं, वैसे ही पत्रकार भी लगे रहते हैं। कम से कम उनकी बात को सुनिए, उनका हौसला बढ़ाइए, और जितना हो सकता है अरविंद को और न्यूज पोर्टली को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।